अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी टी लिसनर्स। कहिए जनाब, क्या हाल अहवाल है, कैसे हैं आप सब? दुआ है, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नए नावल के साथ हाज़िर हूँ। अभी जो है आप लोगों की फ़रमाइशों को थोड़ा सा मैंने एक साइड पर रखा है। इंशाल्लाह आप लोगों की फ़रमाइशें भी पूरी होंगी। फ़िलहाल मैं कुछ शॉर्ट नावल्स जो है वो शेयर कर रही हूँ, थोड़ा सा लाइट सा हो जाए, कुछ ऐसे नावल्स जो 5 से 6 एपिसोड में जो है मुकम्मल हो जाएँ। उसके बाद इंशाल्लाह कोई तवील नावल भी शुरू करेंगे जल्द ही। फ़िलहाल आप जो है वो थोड़े से दूसरे नावल इंजॉय कीजिए, थोड़े लाइट से। और आज जो मैं नावल शेयर करने जा रही हूँ, ये थोड़ा सा मुझे फ़नी सा लगा, जैसे इसका आगाज़ था और हैप्पी एंडिंग के साथ है। मुकम्मल स्टोरी मैंने रीड नहीं की है और ये यूट्यूब पर है ऑडियो में, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं थे, बहुत ज़्यादा लोगों ने सुना नहीं है। तो मैंने सोचा कि इसको जो है थोड़ा सा रिफ़्रेश कर दिया जाए और लोग भी इसको एंजॉय कर लें। और अगर कोई सुनना चाहे तो सर्च करके जो है आप सुन सकते हैं दूसरे चैनल पर भी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की जानिब। तो आज की कहानी का नाम है तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मुसन्निफ़ा है मरियम अब्बासी और आज आप सुनेंगे किस्त नंबर 1। उठा ले मेरे मालिक, उठा ले मुझे, अब क्या देखने को बाकी रह गया है। दादी की दर्दनाक आहो फगा ने तेज़ी से सीढ़ियाँ फलांगते उसके कदमों को ब्रेक लगाई। वो मम्मा को मार्केट ले जाने की तैयारी कर रहा था कि एक ज़रूरी कॉल आ गई। बैकग्राउंड में सुनाई देते अपने घर वालों के रागों का गला घोंटना उसके बस की बात नहीं थी, सो वो छत पर आ गया था और अब पूरे आधे घंटे के बाद नीचे उतर रहा था। उसे पता था कि मम्मा नीचे तैयार खड़ी उसे कोस रही होंगी, सो वो दो सीढ़ियाँ एक साथ फलांगता फुल स्पीड से नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ जा रहा था। मगर फर्स्ट फ्लोर पर ही दादी की आहों ने उसके कदम रोक लिए। यकीनन उनकी नवासी ने फिर से कोई कारनामा सरअंजाम दिया होगा, उसे पूरा यकीन था। इसी यकीन को ऐनुल यकीन में बदलने के लिए वो उनके लिविंग रूम की जानिब बढ़ गया। अंदर जो मंजर उसने देखा अब वो उसके लिए इतना नया नहीं था। 6 माह से दादी की नवासी उनके साथ क़याम पज़ीर थी और इन 6 माह में वो ऐसे मनाज़र मुतअद्दिद बार देख चुका था। दादी सफ़ेद चिकन के कड़कड़ाते लिबास में मलबूस, सर पकड़े अपने तख्त पर ऐसी मलका की तरह विराजमान थी जिसकी सरहदों पर चारों तरफ से दुश्मन ने यलगार कर दी हो। और वो नेवी ब्लू ट्राउज़र पर ब्लैक गोल दामन और बहुत सारी जेबों वाली, घुटनों से ज़रा ऊपर तक आती ढीली ढाली शर्ट में मलबूस, बालों को पीछे करके कसकर बांध कर एक ढीला सा जूड़ा बनाए, चेहरे पर बड़े से स्याह फ्रेम वाला नज़र का चश्मा लगाए, हाथ में पानी का गिलास पकड़े, दादी से कम अज़ कम भी 1.5 मीटर के फासले पर बेबसी ऐसे वज़ीर की तरह खड़ी थी जिसकी नाअहली की वजह से ये योरिश हुई हो। नानी प्लीज़ ये पानी तो पी लें। खबरदार खबरदार, जो तुम मेरे करीब आई। शहादत की उंगली उठाकर उसे खबरदार करती। वो मुकम्मल जलाली मूड में थी। ऐसे आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। उसका वही बेबस सा अंदाज था। तुम्हें मेरी तबीयत की फ़िक्र होती तो यूँ मेरे सर में खाक डलवाती। उनके जलाल में किसी तौर कमी वाक़ई नहीं हो रही थी। ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने? उसके अंदाज में अब नाराज़गी का अंसर नुमाया हुआ। दुआ, जूती उठा लेनी है मैंने अब। दांत कचकचाते उन्होंने उसे उकाबी निगाहों से घूरा, जबकि उनका हाथ बेसाख्ता अपनी जूती की तरफ गया था। इससे पहले कि वो वाकई अपनी जूती की तौप दागती, वो पस मंज़र से मंज़र का हिस्सा बन गया। अस्सलाम वालेकुम दादी जान, क्या हुआ है, सब खैरियत? वो बड़ी अपनायत से कहता उनके साथ ही आकर बैठ गया था। अरे इसके होते हुए हो सकती है खैरियत? उनकी गरज चमक बरकरार थी। अब क्या किया है इसने? जलील किया है मुझे, जो इसका काम है। उनका वही जला कटा अंदाज था। ये आप क्या कह रही हैं? इतनी लायक फायक काबिल और होनहार नवासी है आपकी। उसने जल्दी पर तेल डालने वाला काम किया। अरे आग लगे ऐसी लायकी और होनहारी को, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा मुझे इस लड़की ने। वो वाकई दुखी लग रही थी। हुआ क्या है आखिर? उसका तजस्सुस मज़ीद बढ़ा। पूछो इसी से इसके कारनामे। उन्होंने खा जाने वाली नज़रों से उसे घूरा, जो अब ग्लास टेबल पर रखकर सोफे पर बैठ रही थी। क्या हुआ है? वो दिलचस्पी से उसकी जानिब मतवज्जा हुआ था। अब ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई। टांग पर टांग रख कर बैठती वो इत्मीनान से गोया हुई थी। इसके इसी इत्मीनान पर दादी ने एक बार फिर आतिशी नज़रों का मिसाइल दागा था, जिस पर वो एकदम फिर से अलर्ट होकर बैठी थी। नहीं नहीं है बड़ी बात, बल्कि बहुत बड़ी बात है। उसने फ़ौरन बयान बदला था। बात है क्या? बात यह है कि नानी ने मेरे लिए 3 प्रपोजल्स शार्ट लिस्ट किए थे और फिर तीनों की ब्रीफ बायो मेरे हवाले की
कि मैं उनमें से किसी एक को फाइनल कर लूँ। एंड व्हाट आई सिंपली डिड इज़ दैट मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर तीनों लड़कों को ऐड किया और एक मैरिज प्रपोज़ल की टेम्पलेट बनाकर अपलोड की और उन्हें 1 वीक की डेडलाइन दी कि 30 तारीख तक इस टेम्पलेट को फिल करके मुझे DM कर दें और फिर मैं ट्रांसपेरेंट तरीके से किसी एक को सिलेक्ट करके। 1 मिनट, तुम्हें हंसी क्यों आ रही है? अपने मखसूस दो टोक और मजबूत अंदाज में बात करते करते वो तफ्तीशी अंदाज पर उतर आई थी। शदीद किस्म की हंसी रोकने की कोशिश में उसके जबड़े दुखने लगे थे। उसके चुप होते ही आहत के मुंह से हंसी के फव्वारे फूटे थे। व्हाट इज़ सो फनी अबाउट इट? उसकी हंसी उसे शदीद नागवार गुजरी थी। नथिंग, ये वो हंसी नहीं है मजाक उड़ाने वाली, ये इंस्पायरेशन की हंसी है। यू नो, जैसे खुशी के आंसू होते हैं वैसे ही ये मुतासिर होने की हंसी है। उसने बमुश्किल बात बनाई, वरना उन तीनों लड़कों के बारे में सोचकर हंसी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तुम बजाय इसे अकल की बात बताने के इससे मुतासिर हो रहे हो। दादी ने पीछे से उसकी कमर में धमोका चढ़ा था। नहीं नहीं दादी, वो फ़ौरन उनके पास से उठकर उनकी रेंज से बाहर हुआ था। मैं क्या अकल की बात बताऊंगा मिस दुआ आदिल के सामने, मैं क्या और मेरी अकल क्या। वो उसके बराबर सोफे पर बैठा था। अच्छा ये बताओ फिर क्या हुआ? होना क्या था, 1 घंटे के अंदर अंदर तीनों ने फ़ोन करके मना कर दिया रिश्ते से ही। बहुत ही कोई तंग जहन के मालिक थे। बेनियाज से अंदाज में उसने जवाब देकर उनकी जहनीत पर तबसरा भी कर दिया। तंग जहन थे? 6 महीने लगाकर, पूरे 6 महीने लगाकर मैंने इसकी अनोखी शराइत के मुताबिक रिश्ते ढूंढे और इसने 1 घंटे में मेरे 6 माह की मेहनत को ठिकाने लगा दिया और जलील अलहदा किया। अब तो रिश्ते वाली भी कोई मदद नहीं करेगी। दादी का दुख फिर से जाग उठा। एक बात मैं तुम्हें बता दूं दुआ, अब जो पहला रिश्ता आएगा, जो भी हो जैसा भी हो, मैंने तुम्हें रुखसत कर देना है। शदीद गुस्से में उसे खबरदार करती वो उठकर चली गई थी। देख लेंगे, दुआ ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा था, जो यकीनन उन तक नहीं गई थी, वरना वो जवाबी वार ज़रूर करती। वैसे मैरिज प्रपोज़ल की टेम्पलेट कैसी बनाई थी तुमने, दिखाओ तो। दादी के जाते ही वो पुराने मौजू पर वापस आया था। क्यों, तुमने क्या करना है देखकर? वो किसी खुशगवार मूड में हरगिज़ नहीं थी। मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ तुम्हारे इस आइडिया से। मैं सोच रहा हूँ ऐसी ही एक टेम्पलेट बनाकर मैं भी ख़ानदान और ऑफिस की सब लड़कियों में बांट दूँ। बेचारी इतनी सारी लड़कियाँ मेरे इंतज़ार में बैठी हुई हैं। अब किसी एक को मैंने ऐसे ही सिलेक्ट किया तो बाकी नाराज़ होंगी। तुम्हारे वाले शफाफ तरीक़ाकार से किसी को मुंतखब करूँगा तो बाकी किसी को गिला भी नहीं होगा। कुछ ज़्यादा ही खुशफहम नहीं हो तुम? ठोड़ी के नीचे मुट्ठी रखती वो पूरी तरह से उसकी जानिब मतवज्जा हुई थी। ये खुशफहमी नहीं है मैडम, ये खुद फहमी है। देखो मेरी तरफ और बताओ, मेरे जितना हैंडसम शख्स है कोई तुम्हारे सर्कल में? कॉलर खड़ा करके उसने गर्दन अकड़ाई थी। हाँ, इतनी ही फारिग होना मैं जो तुम्हारे जैसा शख्स ढूंढती फिरूं। उसका अंदाज़ मजाक उड़ाने वाला था। फरागत की बात तो रहने दो तुम। फारिग नहीं होती तो मैरिज प्रपोज़ल की टेम्पलेट बनाती फिरती। मुझे तो प्रोजेक्ट प्रपोज़ल बनाने का टाइम नहीं मिल रहा। 3 दिन से मेरा बॉस दिमाग खा रहा है मेरा। तो ये तो तुम्हारी नालायकी और काम चोरी हुई ना। मैडम, नॉर्मल लोग ऐसे ही होते हैं। जी नहीं, निकम्मे लोग ऐसे होते हैं। दुआ का वही दो टोक अंदाज था। तुम्हें नहीं लगता दुआ कि तुम किसी और सियारे की मखलूक थी और गलत पते पर डिलीवर हो गई हो? यह सवाल अक्सर उसके जहन में सर उठाता था। इस लड़की में नॉर्मल लड़कियों वाली, बल्कि नॉर्मल इंसानों वाली भी कोई बात नहीं थी। सो उसने आज पूछ लेना ही बेहतर समझा। और तुम्हें नहीं लगता आहत कि ये दुनिया बड़े अजीब असूलों पर चल रही है? अब देखो ना, एक ज़रा सा बिज़नेस कॉन्ट्रैक्ट करते हुए हम लोग 10 चीज़ें देखते हैं, हर तरह से अपनी तसल्ली करते हैं, इतने सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। तुमने ये किया तो मैं ये करूँगा, मैंने ये किया तो तुम वो करोगे, एंड सो ऑन। मगर जब इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट की यानी शादी की बात आती है तो हम सरसरी जांच पड़ताल करके इतनी बड़ी डील कर लेते हैं। मतलब क्या है ये सब? तुम्हें समझ आती है ये बात? वो बड़ी संजीदगी से बात कर रही थी। देखा, 100% सही कह रहा था मैं। दुआ, तुम एक ऐसा पार्सल हो जिसे फरिश्ते गलत पते पर डिलीवर कर गए हैं। तुम नासा वालों से क्यों राब्ता नहीं करती कि वो तुम्हें तुम्हारे सियारे तक दोबारा पहुंचा दे? वो अपनी ही तरंग में था। आहद, मैं सीरियस हूँ। वैसे तो हम लोग अकल और लॉजिक के बड़े राग अलापते हैं, मगर शादी जैसे अहम मामलात में इसे क्यों उठाकर साइड पर रख देते हैं? उसकी सुई हस्बे मामूल एक नुक्ते पर अटक चुकी थी। दुआ बीबी, जिस दुनिया में तुम गलती से डिलीवर हुई हो, यहाँ अकल और शादी का सिरे से एक दूसरे से कोई ताल्लुक़ होता ही नहीं। उसने अपनी तरफ से उसे बहुत पते की बात बताई।
मगर अना का बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है शादी से। अब देखा तुमने उन 3 लड़कों को जिनका प्रपोज़ल आया था, कैसे उन्होंने ज़रा सी बात को अना का मसला बना लिया। क्या था अगर शराफत के साथ फॉर्म फिल कर देते? उसमें था ही क्या, बस अपनी ज़िंदगी के मकासद, तरजीहात और लाइफ पार्टनर से तवक्कात के बारे में मुख्तसर सा बताना था। या उन्हें कोई मसला ही था तो डायरेक्ट मुझे बता देते। ख्वामखा नानी का बीपी हाई कराया। उसका अंदाज शिकायती था। ये रद्द-ए-अमल उनका जायज़ और कानूनी हक था। तुमने उनको यूँ दरख्वास्त देने का कहकर उनकी मर्दाना अना को ज़बरदस्त ठेस पहुँचाई है। आहत भी निस्बतन संजीदा हुआ था। इतनी ख़तरनाक और मोहली किस्म की बीमारियों के इलाज दरियाफ्त हो गए हैं। इस मर्दाना अना के वायरस की वैक्सीन आखिर क्यों नहीं बन जाती? उसका अंदाज सख्त उकताया हुआ था, क्योंकि वैक्सीन बनाने के लिए दिमाग चाहिए होता है, और दुनिया का कोई भी मर्द अपना दिमाग अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारने के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। अब देखो ना, हम बेचारे मर्दों के पास ये मर्दाना अना वाहिद हथियार है। उसका अंदाज शरारती था। बेचारे अना के मारे। और मतलब तुम्हारा क्या है? दिमाग सिर्फ मर्दों के पास ही होता है। आज दिने चढ़ाकर वो वाकई मैदान में उतरी थी, मगर तभी आहत का छोटा भाई 13 साला फ़हद अंदर दाखिल हुआ। आहत भाई, मम्मा पूछ रही हैं कि आप नीचे आएंगे या वो जूती लेकर ऊपर आएं। उसने बहुत शराफत के साथ पैगाम रसानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। ओह गॉड! फ़हद की बात पर उसने घड़ी की तरफ देखा था और फिर यूं उछला जैसे सोफ़े ने डंक मार लिया हो। इतना टाइम ज़ाया करा दिया तुमने मेरा दुआ। इतनी देर से मम्मा वेट कर रही हैं तुम्हारी वजह से। सही कहते हैं, औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है। वो सर पर पाँव रख कर भागा था। ये जो तुम्हारा भाई है ना, इसके दिमाग के बहुत सारे पेच ढीले किए हुए हैं। अपनी मम्मा को बोलना कि पहली फुर्सत में कसें उन्हें। वो फ़हद से मुखातिब हुई। मम्मा कहती हैं कि अब उन्होंने आहत भाई का एक ही काम करना है, जो कि उनकी शादी कराने का है। फिर वो जाने और उनकी बीवी जाने। टीवी का रिमोट उठाकर दादी का तख्त संभालते हुए फ़हद ने उसे माँ के फरमुदात से आगाह किया। और तुम भाई को बुलाने आए थे कि टीवी देखने? वो अब उसकी जानिब मतवज्जा हुई थी। इसे कहते हैं एक पंथ दो काज। वो तकिए का सहारा लेकर नीम दराज हुआ। 2 काज क्यों, 3 क्यों नहीं? तुम्हारी मम्मा बता रही थी कि तुम्हें मैथ्स में कोई मुश्किल आ रही थी। मैं अभी खोलती हूँ तुम्हारी किताब ऑनलाइन। इधर आकर बैठो मेरे पास और बताओ क्या मसला था। फ़ोन उठाकर खोलते हुए उसने उसे हुक्म जारी किया। या अल्लाह, इनकी शादी जल्द से जल्द करा दें ताकि हम लोग भी सुकून का सांस लें। फ़हद ने बाकायदा हाथ उठाकर बड़े दिल से दुआ की थी। मैं तो दाद दूंगी आदिल भाई को। ऐसी शानदार तरबियत की है उन्होंने अपनी बेटी की। रात के खाने की टेबल पर मम्मा उसकी शान में रतबुल लिसान थी। कभी इस मौजू पर दादी से भी बहस करें। उनका शुमार इस तरबियत के असरात के मुतासरीन में होता है। आहत का अंदाज़ हस्बे मामूल गैर संजीदा था। तुम तो चुप ही करो। एक ज़रा से काम के लिए लाख मिन्नतें कराते हो, और उस बच्ची ने कैसे बिन कहे दावत के सारे इंतज़ामात संभाल लिए। मैं तो इतना घबराई हुई थी कि पता नहीं सब कैसे होगा, मगर दुआ ने इतने बेहतरीन तरीके से सब संभाला कि मुझे तो पता भी नहीं चला और दावत हो भी गई। उसकी इंतज़ामी सलाहियतों का इनकार मुमकिन नहीं था, और मम्मा की तो वो वैसे ही फेवरेट थी। वो काफ़ी अरसे से अपनी सारी की सारी सहेलियों के लिए, जिनकी तादाद कम अज़ कम भी 30-35 के करीब थी, घर में एक दावत प्लान कर रही थी, मगर उसका इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। उन्होंने जब दुआ से अपना मसला बयान किया तो उसने बैठे बैठे आधे घंटे के अंदर दावत का एक तफसीली मंसूबा तैयार किया, और महज 3 दिन के अंदर उस मंसूबे को अमली जामा भी पहना दिया। सारा कुछ बेहद शानदार तरीके से हुआ था, जिसे उनकी सहेलियों ने भी बेहद सराहा था और उन्हें कई मशवरों से भी नवाजा था। उन्होंने अगर खुद से कुछ वादे ना किए होते तो वो बिला किसी ताख़ीर के उनके मशवरों पर अमल करती, क्योंकि ये सारे मशवरे उनके अपने दिल की भी आवाज़ थे, मगर खुद से किए हुए वादे उनकी राह की रुकावट बने हुए थे। सो वो बेटे को कायल करने की अपनी सी कोशिश कर रही थी। ऐसी लड़की तो मैं कहती हूँ कि आजकल के दौर में चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। इतनी महज़्ज़ब, समझदार, खूबसूरत और काबिल। लेकिन फिर भी आप ढूंढ रही हैं। पापा क्यों पीछे रहते? सबसे ज़्यादा तो उन्हीं की उससे बनती थी। मम्मा, हम आहत भाई की शादी दुआ आप ही से ही करा देते हैं। 12 साला शीज़ा ने अपने तई एक ज़बरदस्त आइडिया दिया। फ़हद की हंसी छूटी थी। चुप करो तुम, ये तुम्हारे करने वाली बातें हैं। आहत ने फ़ौरन बड़े भाइयों वाला रौब इस्तेमाल किया। कमी क्या उस बच्ची में जो तुम्हें एतराज़ है? खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, काबिल है, इतनी ज़बरदस्त इंतज़ामी और कायदाना सलाहियतें हैं उसमें। मैं तो शदीद मुतासिर हूँ भाई। पापा तो चाह रहे थे कि बात इस रुख पर आए। हाँ, इंतज़ामी और कायदाना सलाहियतें। पापा, आप ये मुझे वोट देने पर कायल कर रहे हैं या शादी करने पर? वो चिढ़ा था।
याद रखो बरखुरदार, एक घर माशरे की या हुकूमत की बुनियादी इकाई होता है। सो जो सलाहियतें माशरे को या हुकूमत को चलाने के लिए चाहिए होती हैं, वही घर को चलाने के लिए दरकार होती हैं। पूछ लो अपनी माँ से। कभी कभी इसे लगता था कि इसके पापा ने मटीरियल इंजीनियरिंग में नहीं बल्कि उर्दू अदब में PhD की हुई है। ऐसी गाढ़ी उर्दू बोलते थे, अक्सर अल्फाज जो वो उनसे सुनता था उसने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं सुने होते थे। हाँ बिल्कुल, आसान काम कोई थोड़ी है घर चलाना। ये तो तुम मर्दों ने हर उस काम का मजाक बनाया हुआ है जिसका ताल्लुक औरतों से होता है। मम्मा के अंदर की फेमिनिस्ट किसी भी वक्त जाग जाती थी। एक बात मेरी समझ में नहीं आती, जिन ख़वातीन के पास तमाम तर आज़ादी और इख्तियार मौजूद होता है, वह हकूक़ निस्वां और उनकी आज़ादी की तहरीकें क्यों चलाती फिरती हैं, और जो ख़वातीन वाकई अपने हकूक़ और आज़ादी से महरूम नज़र आती हैं, वो उन तहरीकों के शदीद ख़िलाफ़ क्यों होती हैं। खैर, इस बहस को किसी और वक्त के लिए उठा रखते हैं। अहद, इस रिश्ते से इनकार की कम अज़ कम एक ठोस वजह बताओ तुम। वो इस मौजू से हटने के मूड में नहीं थे। मैं सारी ज़िंदगी घड़ी की सुइयों के साथ नहीं नाच सकता, उसने साफ लफ्ज़ों में अपनी मजबूरी ज़ाहिर की। उसका इशारा दुआ की बेहद मुनज़्ज़म तबीयत की जानिब था। एक कामयाब ज़िंदगी के लिए नज़्म व ज़ब्त बेहद ज़रूरी है, और दुआ के तवस्सुत से तुम्हारी ज़िंदगी में नज़्म व ज़ब्त आ सकता है। उन्होंने उसकी वजह को किसी खातिर में ही ना लाया। ज़ब्त ही ज़ब्त कहें पापा, नज़्म व गज़ल की कोई उम्मीद नहीं वाबस्ता की जा सकती उस लड़की के साथ। अहद का अंदाज़ जला कटा था। अमली ज़िंदगी में उन नज़्मों और गज़लों की गुंजाइश भी नहीं होती। ये रंगीनियाँ उसी उम्र में अच्छी लगती हैं। बाद में एक ऐसे शरीक हयात की ज़रूरत होती है जो ज़िंदगी की ऊंच नीच में आपको समझ सके, आपके लिए आसानियाँ पैदा कर सके। और दुआ एक ज़बरदस्त इंतखाब है। बेहद सुलझी हुई और पुख्ता सोच की मालिक है वो। उनका अंदाज़ कायल करने वाला था। बिल्कुल, और इतने बेहतरीन तरीके से सब संभालती है। तुम्हारे जैसे बेढंगे और उलट पलट इंसान के साथ सिर्फ वही गुजारा कर सकती है। मम्मा कम ही पापा के साथ ऐसे मुत्तफ़िक होती थी। और इतनी प्यारी भी तो हैं, ये शीज़ा थी। और इतनी बॉसी भी तो हैं, ये शरारती अंदाज़ फ़हद का था। चुप करो तुम, तुम्हारे जैसे निकम्मे और कामचोर के साथ बिल्कुल सही सलूक करती है वो। मम्मा ने उसे आंखें दिखाई थी। और भाई तो जैसे कायदे आज़म के फरमान काम काम और काम की अमली तस्वीर है ना, भाई भी बिल्कुल मेरे जैसे ही हैं। इनके साथ भी वो मेरे वाला सलूक ही करेंगी। फ़हद ने पूरे यकीन के साथ पेशन गोई की। कैंची की तरह चलती है तुम्हारी ज़ुबान, तुम्हें तो मैं बाद में सीधा करूँगा। अभी अहद से बात करने दो मुझे। फ़हद की बात का जवाब तो उनके पास भी नहीं था, सो उसे डांट कर चुप करा दिया। लेकिन मम्मा एक बात बताएं मुझे, अगर भाई की शादी दुआ आपी से खुदा न खास्ता हो ही जाती है, तो भाई को शादी के बाद रुखसत करने का जो आपका इरादा था, कहीं आप वो बदल तो नहीं देंगी दुआ आपी की मोहब्बत में। फ़हद ने अपने दिल में पलते खदशे को ज़ुबान दी। नहीं भाई, ये जो कुछ वादे मैंने खुद से किए हुए हैं, इन्हें मैं हर हाल में निभाऊंगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। जो कुछ मैंने बर्दाश्त किया है, मैं नहीं चाहूँगी कि दुनिया की किसी भी दूसरी लड़की को उसका तजर्बा हो। भाई, सास चाहे सोने की भी बनी हुई हो, सास ही होती है। मेरी सास सगी खाला थी मेरी, इतने चाह से ब्याह कर लाई मुझे, मगर कोई कसर नहीं छोड़ी उन्होंने और उनकी बेटियों ने मेरा दिल जलाने में। जो कुछ भी उनके बस में था किया उन्होंने। उन्हें अपने दुख याद आ गए। अब ऐसी भी कोई जालिम माँ बहनें नहीं थी मेरी। पापा का अंदाज़ इस मौजू पर हमेशा दिफाई होता था। आपको क्या पता, आप तो शादी के सिर्फ 5 माह बाद हायर स्टडीज़ के लिए बाहर चले गए थे और फिर 7 साल के बाद डॉक्टरेट करके वापस आए। पीछे जो मैंने सहा, तन तनहा अपनी जान पर सहा। आपके जाने की खबर सुनकर खाला तो अपने अरमान पूरे करने और आपको खूंटे से बांधने के लिए मुझे ब्याह कर ले आई, और आप भी माँ की भांजी से शादी करके माँ के सामने सुरखरू होकर अपने अरमान पूरे करने चल दिए। मगर मैं और मेरे अरमान, उनका किसी ने नहीं सोचा। सिर्फ 18 साल की थी मैं जब मेरी शादी हुई थी, और 19 साल की थी जब अहद मेरी गोद में आया। लेकिन खाला बहू बनाते ही पहले के सारे रिश्ते नाते भूल गई। मेरी हर चीज़ से मसला होता था उन्हें, मेरे हर काम में नुक्स निकालती थी वो। और आपकी बहनें जो शादी से पहले मुझ पर सदके वारी जाती थी, ऐसा उन्होंने पैंतरा बदला कि मैं तो काफ़ी अर्सा समझ ही नहीं पाई कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ। खैर, समझ तो अभी भी नहीं आता कि वही लड़की जिसे इतने अरमानों के साथ लाया जाता है, लाते साथ ही सबका सलूक उसके साथ इतना बदल क्यों जाता है। तभी मैंने फ़ैसला किया है, मैं तो बहुएं बेटों की पसंद की लाऊंगी। जब वो कहेंगे शादी कराऊंगी, और शादी करते साथ ही बेटों को अलहदा कर दूंगी। वो जाने और उनकी बीवियां जाने, मैंने कोई जल्लादी रोल प्ले नहीं करना। चलें, शुक्र है मेरी तो बचत हो गई। भाई की तो खैर किस्मत की बात है, मैं मुफ्त में पिसता दुआ भाभी, मेरा मतलब दुआ आपी के हाथों।
आहत की आंखें दिखाने पर उसने रिश्ता बदला था। बाकी तो जो ज़िंदगी गुजर गई सो गुजर गई, मगर औलाद ही एहसास करने वाली या समझदार होती तो सब भूल जाती मैं। मम्मा को अपनी इतनी इमोशनल तकरीर का रिस्पॉन्स पसंद नहीं आया जो फ़हद ने दिया था। हाँ वही, ये कहाँ की समझदारी है। इतनी अच्छी लड़की घर में मौजूद है और हम बाहर रिश्ते ढूंढ रहे हैं। आहत, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम बेहद पछताओगे। पापा फिर अपने मनपसंद मौजू पर आ गए थे। दुआ के साथ ज़िंदगी गुजारने के मुकाबले में उसके लिए पछताना ज़्यादा आसान होगा। आगे भी आहत था, अगर आपके वादे का पास ना होता तो मैं कान से पकड़कर इसकी दुआ से शादी करा देता। देखता फिर मैं ये कैसे एतराज़ करता है। बरखुरदार संजीदा होने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं ख्वामखा फुप्पो और आदिल भाई के सामने शर्मिंदा होता रहता हूँ। फुप्पो जब भी दुआ के लिए रिश्ता ढूंढने की बात करती हैं, मैं तो उनसे आंख मिलाने के काबिल नहीं रहता कि वैसे हर वक्त दुआ की तारीफ़ करता रहता हूँ, मगर रिश्ते की बात आते ही ऐसे चुप साध लेता हूँ जैसे खुदा न खास्ता कोई कमी हो उस बच्ची में। और उसकी माँ सारा सिर्फ कज़न नहीं थी, सगी बहनों की तरह थी, और आदिल भाई उससे भी बढ़कर हैं। सारा की तो शादी के चंद साल बाद ही वफ़ात हो गई थी। फिर उसके बाद आदिल भाई ने जैसे दुआ का ख्याल रखा, दूसरी शादी भी नहीं की और हम सबसे ताल्लुक़ भी कायम रखा। इससे उनकी इज़्ज़त कई गुना बढ़ गई है हम सब के दिल में। मगर अब जब भी उनसे बात होती है मैं तो शर्मिंदा शर्मिंदा सा ही रहता हूँ उनके सामने। पापा कुछ दिल गिरफ्ता से महसूस हो रहे थे। आपको शर्मिंदा होने की क्या ज़रूरत है। जो शानदार तरबियत उन्होंने की है अपनी बेटी की, उसके बाद रिश्ता भी खुद ढूंढते। ख्वामखा दादी के सर पर अपनी ज़िम्मेदारी डाल दी, और ज़िम्मेदारी भी ऐसी टेढ़ी। आहत ने बाप को तसल्ली देने की कोशिश की। तुम तो चुप ही रहो, मुझे खुद तुम्हारी वजह से बड़ी शर्मिंदगी होती है। पूरे ससुराल में मेरी सिर्फ फुप्पो से ही बनती थी, और अब तो वो इतने सालों से हमारे साथ भी रह रही हैं। हर दुख सुख में साथ होती हैं, मगर उनकी परेशानी का हल मेरे पास होते हुए भी मैं उनकी कोई मदद नहीं कर पा रही। मम्मा का अपना दुख था। मेरी समझ में नहीं आता कि ये आदिल अंकल ने अपनी बेटी को जंगजू जरनैलों वाली तरबियत देकर इधर क्यों भेज दिया। उधर ही किसी फौजी के पल्ले से बांध देते। और आप लोग भी यार अजीब हैं। बज़ाहिर तो अपनी मर्ज़ी से शादी की आज़ादी देकर महान भी बन रहे हैं, और हर वक्त प्रेशराइज और ब्लैकमेल भी करते रहते हैं। ट्राइफल से प्याला भरते हुए वो निहायत बेजार नज़र आ रहा था। वैसे भाई, आप फुप्पो की रानिया आपी से शादी क्यों नहीं कर लेते। दुआ आपी अगर जंगजू जरनैल हैं तो रानी आपी तो चूंटी से भी डरती हैं। वो तो आपकी आइडियल होंगी ना। फ़हद के पास हमेशा एक से बढ़कर एक आइडिया होता था। तुम अपनी चोंच बंद नहीं रख सकते। और सारे एक्सट्रीम केसेस मेरे लिए ही हैं क्या। दुनिया में कोई नॉर्मल लड़की नहीं बची क्या। ख्वामखा अच्छे भले ट्राइफल का जायका ख़राब हुआ था। तुम अपनी ये नॉर्मल लड़की ज़रा डिफ़ाइन कर ही दो आज। मम्मा का अंदाज़ बड़ा फ़ैसला कुन था। इतनी प्यारी तो हैं दुआ आपी, बिल्कुल डॉल जैसी। और नॉर्मल होना क्या होता है। काफ़ी देर से खामोश बैठकर खाना खाती शीज़ा ने भी अपना हिस्सा डाला। लो जी, आहत ने बेबसी से लाडली बहन को देखा। भाई कर लेना दुआ आपी से शादी प्लीज़, मेरी खातिर। उसे बात मनवाने का एक ही स्टाइल आता था जो उसके लिए हमेशा कारामद भी साबित होता था। तुम्हें क्या फ़ायदा होगा भाई की दुआ आपी से शादी का। फ़हद को वाकई उसकी ख्वाहिश समझ नहीं आई थी। इतनी प्यारी हैं दुआ आपी, मेरी किसी फ्रेंड की कोई बहन कज़न भाभी इतनी प्यारी नहीं है। फिर वो पार्टीज़ इतनी अच्छी अरेंज कर लेती हैं। मैंने भी अपनी फ्रेंड के लिए पार्टीज़ अरेंज करानी थी। उनकी अगर कहीं और शादी हो गई तो फिर तो नहीं आ सकेंगी वो मेरी पार्टी अरेंज करने। शीज़ा के पास अपनी वजूहात थीं। अस्तगफिरुल्लाह, कितनी खुदगर्ज हो तुम। अपनी दोस्तों में शो मारने के लिए तुम सगे भाई के गले पर छुरी फेरने के लिए तैयार हो गई हो। फ़हद ने बाकायदा कानों को हाथ लगाए। देख लें भाई, इस घर में सिर्फ मैं ही हूँ जो आपका सच्चा हमदर्द हूँ। आपके दुख दर्द महसूस कर सकता हूँ। बाकी सबको अपने अपने इम्प्रेशंस की फ़िक्र है। जी नहीं, तुम्हें भाई की नहीं बल्कि अपनी फ़िक्र है। शीज़ा ने भी हिसाब बराबर किया। तुम लोग बात को जाने कहाँ से कहाँ ले जाते हो। तुम दोनों की आवाज़ ना आए अब मुझे। आहत, बताओ किस तरह की लड़की चाहिए तुम्हें। मम्मा किसी फ़ैसला को नतीजे पर पहुँच जाना चाहती थी। कितनी बार तो बता चुका हूँ आपको, एक अच्छी नॉर्मल सी लड़की होनी चाहिए। वो भी अब उकता चुका था। ये अच्छी और नॉर्मल से क्या मुराद है तुम्हारी। मम्मा ने आज सारा दिन दुआ के साथ गुजारा था, सो उसी के दो टोक स्टाइल में बात कर रही थी। इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन का एक डॉक्यूमेंट बनाकर आपको मेल कर दूंगा मैं। उसने भी बिल्कुल दुआ की नकल उतारी और फिर नहायत चिढ़ कर वो टेबल से उठ गया था। डेडलाइन तो आपने बताई ही नहीं, कब तक करेंगे मेल। फ़हद की शरारती आवाज़ ने उसका पीछा किया। वो इतवार का दिन था। नानी आजकल उसे कुकिंग की ट्रेनिंग दे रही थी और वो उनके साथ मुकम्मल ताउन कर रही थी।
سو آج کل وہ اس سے خوش تھیں۔ آج بھی اس کا سارا دن انہی کے ساتھ گزرا تھا۔ ظہر کے بعد وہ اپنی کسی جاننے والی کے ہاں قرآن خوانی میں گئی تو اس نے سکون کا سانس لیا اور آفس کا کام لے کر بیٹھی۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مگن تھی کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ فون کی بیل نے اس کا ارتکاز توڑا تھا۔ شام کے 7:30 بج رہے تھے اور نانی کا ہی فون تھا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا کر رہی ہو دعا؟ وہ خوشگوار موڈ میں لگ رہی تھی۔ کچھ نہیں، بس رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی تھی۔ آپ آئی نہیں ابھی تک؟ اس نے قصداً آفس کے کام کا ذکر کرنے سے احتراز برتا کیونکہ اس کا نتیجہ نانی کا خوشگوار موڈ بگڑنے کی صورت میں نکلتا۔ کھانا بنا لو گی نا؟ کیا بناؤ گی؟ ان کی آواز میں فکر مندی جھلکی تھی اور آواز بھی ذرا دھیمی ہوئی تھی۔ جی نانی، بنا لوں گی۔ اور کیا بناؤں گی؟ اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ کھینچ کر گود میں رکھا۔ کوئک اینڈ ایزی ڈنر ریسیپیز۔ بے حد تیزی سے اس کی انگلیوں نے یوٹیوب کے سرچ باکس میں ٹائپ کیا۔ کھلنے والے صفحے کو اس نے تیزی سے اوپر نیچے کیا۔ نہ شکل سے کچھ آسان لگ رہا تھا، نہ نام سے۔ نانی بھی یقیناً کچھ نہ کچھ کھا کر ہی آئیں گی قرآن خوانی سے، اور میرا بھی کوئی خاص موڈ نہیں ہے ڈنر کا۔ اس نے سرچ باکس سے ڈنر کی شک نکال دی۔ ایک نیا صفحہ کھلا تھا۔ دوسرے ہی نمبر پر 4 آسان آلو کے سنیکس تھے جن کے نام بھی لکھے ہوئے تھے۔ پوٹیٹو ویجز۔ نانی، پوٹیٹو ویجز بناؤں گی، اس نے فیصلہ سنایا۔ ہیں، کیا بناؤ گی؟ ان کے پلے نہیں پڑا تھا۔ پوٹیٹو ویجز نانی، جو اس نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اچھا جو بھی ہے، اچھے سے بنانا اور تھوڑے زیادہ بنانا، ٹھیک ہے؟ وہ کچھ سیکھنے سمجھنے پر ذرا کم ہی تیار ہوتی تھیں۔ ٹھیک ہے، لیکن زیادہ، اور ہاں ذرا جلدی بنانا، تھوڑی دیر تک پہنچ رہی ہوں میں۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ فون بند کر چکی تھیں۔ عجیب، کان سے فون ہٹا کر اس نے اس کی ایسے اسکرین کو گھورا جیسے نانی نظر آ رہی ہوں اس میں۔ خیر، فون سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس نے ریسیپی کھولی۔ ریسیپی دیکھنے کے بعد اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور بیڈ سے اٹھی۔ بیڈ شیٹ صحیح کی، اپنا فون اٹھا کر کرتے کی جیب میں ڈالا اور بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے وہ کچن کی طرف آئی تھی۔ کچن میں داخل ہوتے ہی فون پھر سے بج اٹھا تھا۔ اس بار پاپا کی کال تھی۔ السلام علیکم پاپا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے میرا شیر بیٹا؟ ان کی آواز ہمیشہ کی طرح تر و تازہ اور انرجی سے بھرپور تھی جو اس کے کانوں کو بے حد بھلی لگی تھی۔ ٹھیک ہوں پاپا، آپ سنائیں؟ کندھے اور کان کے درمیان فون پھنسا کر ایک بڑی پرات میں بہت سارے آلو ڈالتے ہوئے اس کی توجہ فون کی طرف ہی تھی۔ الحمدللہ بالکل فٹ ہوں اور باقی بھی سب زبردست ہے۔ کرنل عادل کے مثبت، مضبوط اور پرجوش انداز میں جو انرجی تھی وہ فون سے بھی محسوس کر سکتی تھی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ انہیں بے حد مس کر رہی ہے۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو پاپا اینڈ آئی لو یو۔ سیم ٹو یو مائی چائلڈ۔ پاپا، میں سوچتی ہوں کہ دنیا کے سارے لوگ آپ کی طرح فریش اور خوش کیوں نہیں رہتے؟ کون خوش نہیں ہے بھائی؟ کوئی بھی خوش نہیں ہے۔ سبھی لوگ ذرا سی باتوں کو مسئلہ بنا کر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ آلو دھوتے ہوئے وہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ ایک وہی تھے جو اس کو اور اس کے خیالات کو سمجھ سکتے تھے۔ میرا دل چاہتا ہے سارے لوگ خوش ہوں۔ کبھی کبھی تو میرا دل چاہتا ہے کہ کہیں سے بہت سارے اسمائلی فیسز لاؤں اور سب کے منہ پر پیسٹ کر دوں، گھر میں بھی، آفس میں بھی، سب جگہ۔ میں سب کو خوش پاش دیکھنا چاہتی ہوں۔ میری جان، لوگوں کی زندگی میں حقیقی اور اصل مسائل بھی ہوتے ہیں۔ ان کا انداز سمجھانے والا تھا۔ مانتی ہوں میں، ہوتے ہیں حقیقی مسائل بھی، مگر انہیں بیٹھ کر حل کرنا چاہیے نا۔ یوں انہیں چہرے پر سجا کر پھرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ پتہ ہے پاپا، میں آج کل ایک کتاب پڑھ رہی ہوں، تھنکنگ فاسٹ اینڈ سلو۔ یہ ایک سائیکولوجسٹ نے لکھی ہے، اور سائیکولوجسٹ بھی وہ جسے نوبل پرائز ملا ہوا ہے۔ اور وہ کہتا ہے، بلکہ ثابت کرتا ہے کہ I made myself smile and I am actually feeling better۔ لیکن یہ بات دوسروں کو سمجھانا بہت مشکل لگتی ہے مجھے۔ سمجھ جائیں گے، سب سمجھنے میں وقت لگتا ہے، اور آج کل اچھی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں۔ میری بیٹی خوش ہے، اس کا مطلب۔ اوہ نو پاپا، کہاں کتابیں؟ نانی نے مجھے ماسٹر شیف بنانے کا تہیہ کیا ہوا ہے۔ سارا وقت کچن میں گھسائے رکھتی ہیں۔ آج کل تو آفس کا کوئی کام بھی گھر پر نہیں کر سکتی۔ ابھی نانی کہیں گئی ہیں تو تھوڑا سا آفس کا کام کیا ہے۔ خیر، آپ سنائیں، ایبٹ آباد کا موسم کیسا ہے، اور آپ کا ارادہ ہے ادھر اسلام آباد چکر لگانے کا؟ وہ اب آلو چھیل رہی تھی۔ موسم یہاں کا کافی خوشگوار ہے۔ میرا تو فی الحال اسلام آباد آنے کا ارادہ نہیں ہے، مگر ناصر بھائی سے بات ہوئی تھی کل۔ وہ بتا رہے تھے کہ وہ کوئی 1 دن کا فیملی ٹرپ پلان کر رہے ہیں مری میں۔ میں نے انہیں دعوت دی تھی کہ ادھر ایبٹ آباد ہی آ جائیں۔ نیم رضامند سے ہی تھے وہ کچھ۔ ان کا ارادہ بنتا ہے ادھر آنے کا، اگر تو تم اور اماں بھی آ جاؤ ان کے ساتھ۔ ہاں، ذکر تو کر رہے تھے انکل ایسا ہی کچھ۔ لیٹس سی کب بنتا ہے ان کا پلان۔
ان کا نہیں بھی بنتا پلان تو تم آ جاؤ نانی کو لے کر، میں گاڑی اور ڈرائیور بھجوا دوں گا۔ وہ یقیناً اسے مس کر رہے تھے۔ ارے نہیں پاپا، اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس گاڑی ہے نا، میں خود ڈرائیو کر کے آ جاؤں گی اگر آنا ہوا تو۔ چلو پھر بناؤ پلان، میرا آج کرنل عابد کی طرف ڈنر ہے، مجھے ابھی ادھر جانے کی تیاری کرنی ہے، پھر بات ہوگی تم سے۔ اوکے پاپا، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ مائی چائلڈ، ٹیک کیئر۔ ان کی کال ہمیشہ ہوا کے تازہ جھونکے کی طرح ہوتی تھی جو اس کے اندر تازگی سی بھر دیتی تھی۔ وہ فقط 8 سال کی تھی جب ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ لوگ ان دنوں کھاریاں پوسٹڈ تھے۔ نانا بھی زندہ تھے تب۔ نانا نے پوری کوشش کی کہ اسے اپنے ساتھ پنڈی لے آئیں، مگر پاپا نہیں راضی ہوئے۔ انہیں اپنی بیٹی کی تربیت خود کرنی تھی، اسے ایک مکمل آزاد انسان بنانا تھا، اور ان کی اس کوشش کی کامیابی کی گواہی ہر کوئی دیتا تھا۔ بہت چھوٹی عمر سے ہی وہ بے حد بردبار اور سمجھدار شخصیت کی مالک سمجھی جانے لگی تھی۔ ہر چیز میں، ہر کام میں باپ کے ساتھ ساتھ کھڑی، وہ ان کی کمزوری بننے کے بجائے ان کی طاقت بن گئی تھی۔ ان کی بہت ساری خوبیاں، بہت ساری صلاحیتیں اس نے اتنی خاموشی کے ساتھ اپنے اندر منتقل کی تھیں کہ کرنل عادل خود حیران رہ گئے تھے۔ گھر کے کاموں کے لیے فل ٹائم ملازم تھے، مگر 10-12 سال کی عمر میں ہی اس نے گھر کے تمام انتظامی معاملات بخوبی سنبھال لیے تھے۔ پڑھائی میں بھی وہ ہمیشہ ہی شاندار رزلٹ دیتی آئی تھی۔ باقی عادات و اطوار میں بھی وہ حیرت انگیز طور پر سلجھی ہوئی اور منظم تھی۔ خاندان میں، اسکول میں، ہر جگہ وہ ایک مثالی بچی سمجھی جاتی تھی۔ زندگی اس کے لیے ہمیشہ سادہ اور سہل رہی تھی۔ APS میں پڑھنے کے بعد اس نے اسلام آباد کی ایک یونیورسٹی سے BBA کیا تھا۔ وہ فائنل ایئر میں تھی جب نانا کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر کچھ ہی ٹائم کے بعد اس کے پاپا کی بھی پوسٹنگ ہوئی۔ اس کی ماں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھیں۔ ان کی شادی کے بعد نانی اور نانا پنڈی میں موجود اپنے گھر میں اکیلے رہتے تھے، مگر نانا کی وفات کے بعد نانی کا اکیلے رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ تبھی وہ اپنے بھتیجے کے اصرار پر اپنا گھر کرائے پر دے کر ان کے ہاں منتقل ہو گئی تھیں، مگر ان کے ساتھ رہنا قبول نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اوپر والے پورشن میں کرایہ دے کر رہتی تھیں۔ BBA کرتے ساتھ ہی اسے نانی کے بھتیجے ناصر انکل کے توسط سے ایک ملٹی نیشنل میں جاب آفر ہو گئی تھی۔ ناصر انکل خود ایک نامور یونیورسٹی کی فیکلٹی میں تھے۔ ان کا بیٹا احد اس کا ہم عمر ہی تھا اور اس نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہوئی تھی۔ ان دونوں کی جاب اکٹھی ایک ہی کمپنی میں ناصر انکل کے توسط سے ہوئی تھی۔ پھر ان کا آفس بھی ناصر انکل کے گھر سے فقط 15 منٹ کی ڈرائیو پر تھا۔ 6 ماہ قبل اسے نانی کے اصرار پر ان کی طرف منتقل ہونا پڑا تھا۔ دعا جس سے ہر کوئی خوش رہتا تھا، جس نے ہر جگہ تعریفیں اور کامیابیاں ہی سمیٹی تھیں۔ نانی کے ساتھ رہنا اس کے لیے ایک مختلف تجربہ ثابت ہوا تھا۔ اس کی جس ذہانت اور جن صلاحیتوں کی ساری دنیا قائل تھی، وہ نانی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی، مگر بہرحال وہ اس سے محبت بے حد کرتی تھی، اور دعا نے بھی نامساعد حالات کو ایک چیلنج کی طرح لینے کی تربیت لی تھی، سو وہ زندگی کے اس حصے کو ایک ایڈونچر قرار دیتی تھی اور نانی کا دل جیتنے کی اپنے تئیں پوری کوشش کرتی تھی۔ حالانکہ اس کوشش میں کامیابی ذرا کم ہی اس کا نصیب بنتی تھی۔ اس وقت بھی وہ پوری توجہ کے ساتھ پوٹیٹو ویجز بنانے میں مصروف تھی۔ ہر آلو کو 4 حصوں میں کاٹنے کے بعد اس نے ان پر کوٹنگ کی۔ ابھی اس نے پہلا آلو تلنے کے لیے ڈالا ہی تھا کہ احد کی آواز آنی شروع ہو گئی۔ دادی، دادی، کدھر ہیں آپ؟ وہ اندر داخل ہوتے ہی چلانا شروع ہو گیا تھا۔ نانی نہیں ہے گھر پر، اس نے کچن سے ہی صدا لگائی۔ وہ ادھر ہی آ گیا تھا اور اب آئس کریم کا شاپر کاؤنٹر پر رکھنے کے بعد خود بھی کاؤنٹر پر چڑھ کر بیٹھ گیا تھا۔ واؤ، آج سورج کدھر سے نکلا ہے؟ دعا میڈم اور کچن میں۔ میم، آپ تو ایک ایگزیکٹو کرسی پر بیٹھ کر حکم چلانے کے لیے پیدا ہوئی ہیں۔ یہ چھوٹے موٹے کام آپ کی شان سے مطابقت نہیں رکھتے۔ کیا نہیں رکھتے؟ وہ آلووں کی طرف ہی متوجہ تھی۔ مطابقت نہیں رکھتے مطلب میل نہیں کھاتے۔ لگتا ہے ناصر انکل کی کمپنی میں کچھ زیادہ ہی رہ رہے ہو آج کل۔ بڑی اچھی ہوتی جا رہی ہے اردو تمہاری۔ خیر یہ بتاؤ، یہ آئس کریم کس خوشی میں کھلا رہے ہو؟ وہ اور لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں خوشی ہوتی ہے۔ یہاں تو میری زندگی میں گھر میں بلیک میل کرنے والے ماں باپ ہیں اور آفس میں سڑیل سا باس ہے۔ یہ آئس کریم تو دادی نے کہا تھا لانے کو۔ اس نے دعا کو اتارا ہوا پہلا گرم گرم آلو پورا کا پورا منہ میں ڈالتے ہوئے اپنا دکھڑا رویا۔ نانی کا آج کیوں پارٹی کا موڈ ہو رہا ہے؟ اسے حیرت ہوئی۔ اور تم کیا ہر وقت اپنے دکھڑے روتے رہتے ہو؟ اتنے اچھے تو ہیں نظامی صاحب، تمہاری پتہ نہیں کیوں نہیں بنتی ان سے، اور گھر والے تمہیں کیوں بلیک میل کر رہے ہیں؟ آلوؤں کی پلیٹ اٹھا کر برنر کے دوسری طرف رکھتے ہوئے اس نے استفسار کیا۔ کتنی تھرڈ دلی ہو تم دعا، میرے 2 آلو کھانے سے کتنی کوئی غریب ہو جاؤ گی تم؟ اس نے تانا کسا۔ کیا گارنٹی ہے کہ تم 2 آلو ہی کھاؤ گے؟ میں لکھ کر دے سکتی ہوں کہ اگر تمہارے سامنے سے میں پلیٹ نہیں اٹھاؤں
तो जब मैं फारिग होंगी तो इसमें एक आलू भी नहीं होगा। तो रूल याद क्यों कर रही हो? मैं ही लेकर आया था कल ये आलू। तुम्हारे लाए हुए आलू वो सामने टोकरी में भी पड़े हुए हैं, वो खा लो। उसने मुस्कुराकर कच्चे आलूओं की तरफ इशारा करते हुए उसे मशवरा दिया। ये तुम्हारी शादी कब कर रही हैं दादी? तुम क्यों इतने इंटरेस्टेड हो मेरी शादी में? अस्तगफिरुल्लाह, मैं क्यों इंटरेस्टेड होने लगा? इतना बुरा वक्त नहीं आया अभी मुझ पर। काउंटर से उतरकर वो घूमकर दूसरी तरफ आया था और अब मज़े से एक और आलू उठा रहा था। दुआ ने घूर कर उसे देखा, फिर उसके सामने से प्लेट उठाई, उसमें तैयारशुदा आलूओं की नई खेप डाली और फिर प्लेट उठाकर बाएं तरफ वाले कैबिनेट में रखकर उसका दरवाज़ा बंद कर दिया। कच्चे मैरिनेटेड आलूओं वाली प्लेट उसने आहद के सामने रख दी थी और अब उससे एक एक आलू उठाकर तेल में डाल रही थी। इतने भी कोई अच्छे नहीं बने, ज़ीरा ज़्यादा है और लीमू भी। इत्तला के लिए बहुत शुक्रिया। तुम आइसक्रीम देने आए थे, वो तुमने दे दी, सो अल्लाह हाफिज़। दुआ ने उसे एक बार फिर मुस्कुराहट से नवाज कर इखलाक दिखाया। जा रहा हूँ, आज के बाद कहना तुम मुझे किसी काम का। हाँ, इससे पहले तो जैसे मैं तुम्हारे ही आसरे पर बैठी हुई थी। मिस्टर अहद, मैं एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार लड़की हूँ। आज़ाद, खुद मुख्तार, नकचिड़ी, कंजूस, बदतमीज़ और एलियन। उसके सामने सीने पर हाथ बांधकर खड़े होते हुए उसने उसे इकट्ठे कई अलकाबात से नवाजा। इससे पहले कि दुआ उसका शुक्रिया अदा करती, नानी की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। कोई मेहमान आने थे तुम लोगों की तरफ? दादी के साथ कुछ अजनबी आवाज़ें भी आ रही थी। नहीं, बताया तो नहीं था नानी ने। उसे खुद हैरत हो रही थी। अहद बाहर निकल गया था। वो भी अपना काम ख़त्म करके लिविंग रूम में आ गई, जहाँ नानी और अहद के साथ दो ख़वातीन और एक लड़का बैठा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। सबको मुश्तरका सलाम करके उसने दोनों ख़वातीन से हाथ मिलाया, जिसका बेहद गर्मजोशी के साथ उन्होंने रिस्पॉन्स दिया था। वो उनके साथ ही बैठ गई। अहद लड़के के साथ बैठा हुआ था जो कमोबेश उसी की उम्र का था। ये मेरी खालाजाद ज़रीना की बेटी आसमा है और ये इसकी बड़ी बहू सोनिया है और ये इसका छोटा बेटा अशर है। कुरान ख़वानी की दावत में मेरी इनसे अचानक मुलाकात हो गई। ये तो फैसलाबाद ही रहते थे, हाल ही में इधर इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं। अभी अशर इन्हें लेने आया तो मैंने कहा कि इधर से ही होकर चलो, सोचा तुमसे भी मुलाकात हो जाए। ये मेरी सारा की बेटी है, बहुत लायक, बहुत काबिल है, बड़ी अच्छी कंपनी में नौकरी कर रही है आजकल। पिछले 6 माह से मेरे पास रह रही है। इसके आने से तो मेरे आंगन में रौनक हो गई है। नानी के अंदाज में शीरनी सी घुली हुई थी। दुआ को समझ नहीं आ रहा था ये सच है जो वो अभी कह रही हैं या वो कोसने सच हैं जो वो उसे हर वक्त सुनाती रहती हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी है। दोनों ख़वातीन बड़ी दिलचस्पी से उसे देख रही थीं। अशर ने भी एक उचटती सी नज़र डाली। अहद की शक्ल देखकर लग रहा था कि वह अपनी हंसी रोकने के लिए शदीद जिद्दोजहद कर रहा था। बेटा, जो तुम पका रही थीं पक गया? जी नानी, हो गया सब। शाबाश, जल्दी से खाना लगा दो डाइनिंग टेबल पर, मैं लेकर आती हूँ मेहमानों को। वो बेहद खुश और पुरजोश सी लग रही थी। दुआ की छठी हिस्स ने खतरे की घंटी बजाई। उनकी ये खुशी उसके हक़ में कुछ अच्छी साबित नहीं होने वाली थी। जी ठीक है। वो उठ आई थी। खाना, डाइनिंग टेबल, पता नहीं अब किसको घेर कर लाई हैं नानी। कहीं फिर से कोई रिश्ता तो नहीं ढूंढ कर ले आई? ऐसी पुरजोश तो वो तभी होती हैं। वो किचन में आ गई थी। फ्रिज से केचप और सॉसेस निकालते हुए वो मुसलसल सोच रही थी। वो बर्तन निकाल रही थी जब अहद किचन में आया। बेचारा अशर, मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कुर्बानी का बकरा होता है जो सबकी खातिरें करने पर खुश हो रहा होता है, मगर ये नहीं जानता कि जल्द ही उसके गले पर छुरी फिरने वाली है। तुम क्या करने आए हो इधर? दुआ ने उसकी बात को मुकम्मल नज़रअंदाज किया। तुम्हारी मदद। बहुत शुक्रिया, मुझे ज़रूरत नहीं है तुम्हारी मदद की। ओके, एज़ यू विश। वो फ़ौरन बाहर निकल गया था, जबकि वो अपनी सोचों के साथ अकेली रह गई थी। नानी खाने का कह रही हैं। पोटैटो वेज तो स्नैक्स में आते हैं, लेकिन उन्हें बताया तो था कि वेज ही बना रही हूँ। शायद मेहमानों ने भी कुरान ख़वानी की दावत में काफ़ी कुछ खा पी लिया हो और वो डिनर में कुछ हल्का ही चाह रहे हों। फिर आइसक्रीम भी तो है। ग्रीन टी भी बना लूँगी। अगर उन्होंने कुछ हैवी खाया है तो फिर ग्रीन टी सही रहेगी। वो जब तक बर्तन लगाती नानी मेहमानों को लेकर आ चुकी थी। 2 बड़ी डिशेस में जब वो वेजेस सजा कर लाई तो सब बैठ चुके थे। आइसक्रीम रखने के बाद जब वो बैठने लगी तो नानी ने उसे मुखातिब किया। बेटा, खाना तो ले आओ। ले तो आई हूँ नानी। कुर्सी खींचकर बैठते हुए उसने इत्मीनान से जवाब दिया। उसने साथ बैठी सोनिया की तरफ डिश खिसकाई। ले प्लीज़। अपनी तरफ से वो इखलाक दिखाने की कोशिश कर रही थी। बेटा, जो तुम बना रही थी, मुश्किल से नाम वाली चीज़, वो भी तो लाओ। नानी कुछ बेचैन सी नज़र आने लगी थी। पोटैटो वेजेस ही तो बनाए हैं, तो बेटा लाओ ना वो। ये लाई तो हूँ नानी। उसने सामने पड़ी डिश की तरफ इशारा किया। ये तो तले हुए आलू हैं
उन्होंने अपने लहजे को तो कंट्रोल कर लिया था, मगर चेहरे पर खतरनाक तासुरात थे। नानी, यही होते हैं पोटैटो वेजिस। पोटैटो मतलब आलू, और वेज की तरह कटे हुए हैं। इस शक्ल को वेज कहते हैं। उसने एक आलू उठाकर उनकी शक्ल दिखाई। उसकी वजाहत पर मेहमानों के चेहरे पर भी दबी दबी हंसी बिखर गई थी, जिसका नानी ने अपनी मर्जी का मतलब लिया था। मुस्तानी नहीं बनो मेरी, चुप करके खाओ अपने ये तले हुए आलू। उनके लहजे की शीरनी पल भर में ज़ायल हुई थी। उसके बाद मेहमानों के सामने तो उन्होंने खुद को कंट्रोल में रखा, मगर उनके जाते ही वो किसी बम की तरह फटी थी। गज़ब खुदा का, ऐसी जिल्लत, ऐसी रुसवाई, इसका तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अच्छा ठीक है, नहीं थे वेजिस, तले हुए आलू ही थे, मगर आलू खाने में कैसी जिल्लत। चोरी के थोड़ी थे, पूछें अहद से, उसने खुद लाए थे खरीद कर। दुआ की समझ में नहीं आ रहा था उन्हें कैसे ठंडा करे। जी बिल्कुल, पूरे 100 रुपये किलो के हिसाब से ख़रीद कर लाया था मैं। वो जो दुआ की दुर्गत बनते देख कर इंजॉय कर रहा था, उसने फ़ौरन नवाला दिया। चुप करो तुम, मिले हुए हो तुम भी इससे। उन्होंने उसे आंखें दिखाईं। कैसी बातें कर रही हैं आप प्यारी दादी जान, मेरी सारी वफादारियां हमेशा आपके साथ रही हैं। उनके पास बैठकर अहद ने उनके कंधे के गिर्द बाजू फैलाया, जबकि दुआ पानी का गिलास उठाए आज फिर उनसे तकरीबन 1.5 फुट के फासले पर खड़ी थी। हटो पीछे, पूरे फाफे कुटने हो तुम भी। उन्होंने नहायत बेजारी से उसका बाजू झटका था। आप मेरी वफ़ाओं पर शक कर रही हैं? उसे यकीन नहीं आ रहा था। इस मुश्किल सूरत हाल में भी दुआ की हंसी फूट पड़ी थी अहद की शक्ल देखकर, जिस पर नानी का पारा यकदम आसमान को छूने लगा था। देखो देखो कैसे हंस रही है आप, मुझे जलील करके कौन सी ठंड पड़ती है तुम्हारे सीने में बीबी। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था नानी, मैं आप पर नहीं अहद पर हंस रही थी। उसने यकदम सफाई पेश की। दोनों ही दूर हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, तुम दोनों ही बड़ा दिल जलाते हो मेरा। मैंने क्या किया है? अहद को वाकई समझ नहीं आ रहा था। चुप करो, अब तुम ना मुंह खुलवाना मेरा। हाय हाय मेरे अल्लाह, ये दिन भी देखना लिखा था मेरी किस्मत में। रिश्ता तो हाथ से गया सो गया, इज्जत भी साथ गई। उनके नाले फिर बुलंद हुए। मुझे समझ नहीं आती आलू खाने में क्या बेइज्जती की बात है। दुआ का मंतकी जहन वाकई इस बात को नहीं समझ पा रहा था। अरे तुम्हें समझ होती तो रोना किस बात का था। पता नहीं किस खुड में डाले रखा तुम्हारे बाप ने तुम्हें सारी ज़िंदगी। दुनियादारी की समझ ही नहीं। मतलब क्या आपकी बात का? बाप की तरबियत पर उठती हुई उंगली उसे अच्छी नहीं लगती थी। दादी का मतलब ये है कि होगा तुम्हारा IQ बहुत हाई, मगर EQ यानी इमोशनल इंटेलिजेंस की तुम्हारे अंदर शदीद कमी है। अहद ने उसे उसकी ज़ुबान में समझाया। और जो तुम्हारी इमोशनल इंटेलिजेंस छलक छलक कर बह रही है, ये भी नज़र आ रही है मुझे। यहाँ क्या बैठे हुए चस्के ले रहे हो? जाओ अपने घर। उसने फ़ौरन हिसाब बराबर किया। देख रही हैं आप ये कैसे बात कर रही है मेरे साथ। उसने नानी के हजूर दुहाई दी, मगर वहाँ कोई सुनवाई ना हुई। वो सर पकड़े अपने ही सदमे में बैठी हुई थी। इसे मेरी बद्दुआ ही लगी हुई है, तभी इसका रिश्ता नहीं हो रहा। देखा जो आलू सेंध सेंध कर रख रही थी और मुझे खाने नहीं दे रही थी, कितने मनहूस साबित हुए तुम्हारे लिए। और अभी ये जो बदतमीज़ी कर रही हो ना तुम मेरे साथ, इसका तावान ज़िंदगी लेगी तुमसे। उसने किसी पहुँचे हुए बुज़ुर्ग की तरह पेशनगोई की। अरे बंद करो तुम दोनों चौंचें लड़ाना। हाय हाय, मेरा दिल फटा जा रहा सदमे से। रिश्ता तो गया ही गया, इज़्ज़त ही रह जाती। हाय क्या सोच रही होगी ज़रीना की बेटी, इतना बुरा वक्त आ गया है मुझ पर, तले हुए आलू खाकर गुजारा कर रही हूँ। हाय ऐसा कंगाल समझेगी तो अपने हीरे जैसे बेटे के लिए रिश्ता लेकर क्यों आएगी। हाय मेरे अल्लाह हाय। उनकी आहो फगां बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। नानी आप बहुत ड्रामेटिक हैं वैसे। पानी का गिलास मेज़ पर रख कर वो थक कर सोफ़े पर बैठ गई थी। अंदाज भी उसका बेजार ही था। अरे क्या कहा क्या हूँ मैं? उनके पल्ले नहीं पड़ा था, मगर कान खड़े हो गए थे। ड्रामेबाज कह रही है आपको? अहद ने तर्जुमानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। हाँ बस अब इसी की कसर बाकी रह गई थी। खाक तो डलवा चुकी है मेरे सर पर, अब जूतियाँ बरसाओ मेरे सफ़ेद चोंडे पर। नानी मेरा वो मतलब नहीं था, मेरा कहने का मतलब था आप सोचती बहुत हैं। ए बीबी सब मतलब समझती हूँ मैं तुम्हारे, अब मुँह मत खोलना, दिमाग खोल रहा है मेरा पहले ही। हाय सारा के अब्बा हाय, शुक्र है आप ये दिन देखने से पहले ही उठ गए। अच्छा बुरा सर्द गर्म हर तरह का वक्त देखा, मगर सफ़ेद पोशी का भरम कभी नहीं टूटने दिया। मगर इस छटाक भर की लड़की ने सारे किए किराए पर पानी फेर दिया। उनकी आहो फगां सुनकर दुआ को खफकान होने लगा। नानी शुक्र करें कि आपका कोई बेटा नहीं है, वरना आपकी बहू के लिए बड़ी मुश्किल हो जानी थी। दुआ की ज़ुबान फिर बुरे वक्त पर फिसली थी। ठहर जाओ तुम ज़रा आज दुआ। वो जूती लेकर उसकी तरफ लपकी थी।
दुआ ने वहाँ से भागने में ही आफियत जानी। रिलैक्स दादी रिलैक्स, अहद ने उन्हें कंधे से पकड़कर बिठाया। अब ये तुम मुझे अंग्रेज़ी में कौन सी गालियाँ दे रहे हो? उन्होंने मशकूक नज़रों से उसे घूरा। नहीं दादी, कसम ले ले, गालियाँ नहीं दे रहा। मैं तो कह रहा था चैन से बैठें, सुकून का सांस लें। अरे मैं कौन सा निचला ना बैठने वाला शरारती बच्चा हूँ जिसे तुम चैन से बैठने का कह रहे हो? उन्होंने ज़्यादा माइंड किया था। बहुत नेगेटिव सोचती हैं आप। उसने सही मानों में सर पकड़ा था। क्या सोचती हूँ? बड़ा अच्छा सोचती हैं आप। क्या सोच है आपकी? सुभान अल्लाह। हाँ वो तो है, मगर तुम आजकल के बच्चों को कहाँ हमारी बातें समझ में आती हैं। क्या लगता है तुम्हें मैंने ये बाल धूप में सफ़ेद किए हैं? पढ़ी होंगी तुम लोगों ने बड़ी किताबें, मगर जो सबक ज़िंदगी पढ़ाती है वो किसी किताब में नहीं लिखा। मगर ये बात तुम लोगों को कौन समझाए जो खुद को अगले कुल समझते हो। जी जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप दादी। वो उनके सामने बैठा निहायत ताबेदारी से सर हिला रहा था। जब कोई बात बिगड़ जाए या कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा, ओ हमनवा। ऑफिस से आते हुए वो सारा रास्ता बाइक पर बैठा सीटी की धुन पर यह गाना गुनगुनाता आया था, और अब घर आकर पोर्च में बाइक खड़ी करके वो आवाज़ बुलंद गा रहा था, बल्कि झूमता गाता हुआ अंदर जा रहा था। ना कोई था, ना कोई है, ना होगा तेरे सिवा, ओ हमनवा। हमनवा नहीं भाई, गवाह गवाह। फहद ने उसे दरवाजे पर ही आ लिया था। क्या मतलब? वो चौंका था। अपने हमनवा के साथ जो आप सैरो सयाह करके आ रहे हैं उसका गवाह निकल आया है। ये हिसाब की घड़ी है अब। हिसाब दो, हिसाब दो। वो कौन थी, वो कौन थी? उसके चारों तरफ घूमते हुए उसने गाना शुरू किया। कौन? वो कतई नहीं समझ पाया था। तमाम शहर तो नहीं, मगर आप जिसके हुस्न में गुम थे। ये क्या बकवास कर रहे हो? उसने आगे बढ़कर उसका कान पकड़ा। ये बकवास नहीं है, बावसूख ज़राए से मौसूल हुई खबर है। अपने कान छुड़वाकर वो उससे महफूज फासला रखकर खड़ा हुआ। उसका अंदाज किसी टीवी एंकर की तरह ही पुरजोश था। बावसूख ज़राए यानी उस दुआ की बच्ची ने पटाखा फोड़ा है। फटा नहीं है अभी, वो तो टाइमर लगाकर चली गई हैं। आप ममा के सामने जैसे ही जाएंगे तो डज से फटेगा। चुगलखोर ना हो तो। अंदर की जानिब कदम बढ़ाते हुए वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाया था। ये आप गालियाँ दे रहे हैं मेरी होने वाली भाभी को? फहद ने कानों में कोई ख़ास आला फिट करा रखा था। इधर आओ ज़रा तुम भाभी के बच्चे। अहद ने उचक कर उसे गर्दन से दबोचा था। अच्छा सॉरी सॉरी, भाभी नहीं आप ही कह रहा था, बस ज़ुबान फिसल गई। अब दोबारा फिसली तो कुचली जाएगी। अहद ने उसे आंखें दिखाईं। अच्छा ना छोड़ें, अभी प्रेस की हुई शर्ट पहनी है, आपने सारा कॉलर मरोड़ कर रख दिया है। पहले बताओ क्या कहकर गई है वो फाफे कुटनी? दुआ भाभी, मेरा मतलब आप ही। अहद के हाथ की गिरफ्त तंग होते ही उसने रिश्ता बदला। वो कह रही थी कि आपके डिपार्टमेंट में एक नई लड़की आई है और आप हर वक्त उसके आसपास पाए जाते हैं, और आज तो आपने लंच भी उसके साथ किया है बाहर जाकर, एक शानदार किस्म के होटल में। पूरे ऑफिस में आप दोनों के अफेयर की खबरें गर्दिश कर रही हैं, और ये भी कह रही थी कि बिल्कुल हीरोइन नुमा लड़की है, मेरा मतलब ड्रामों की हीरोइन। बड़ी सी चादर पहने, आंखों में भर भर कर काजल डाले, चांद से मुखड़े वाली। अहद अहद, तभी मम्मा की आवाज़ आने लगी। फहद, अहद आया है तो उसे बोलो कि मेरे कमरे में आए। मम्मा से बात कर लूँ फिर देखता हूँ तुम्हें। उसे छोड़कर वो अंदर की जानिब बढ़ गया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फ़ों का रंग सुनहरा। फहद ने वहीं खड़े खड़े तान बांधी। ये झील सी गहरी आँखें, कोई राज है इनमें गहरा। वो पहली आह गाने की थी, दूसरी आहत के थप्पड़ की जो उसके दाएं कान को सहला गया था। ये क्या बकवास कर रहे हो? वो उसके सर पर खड़ा था। बकवास नहीं है, ये रियाज है। वो नाराज़ हुआ था। कौन रियाज? वो माली? झूठे, किधर है रियाज? ये तुम खुद गला फाड़ रहे हो। नज़रें इधर उधर घुमाकर देखने के बाद उसने एक और चपत रसीद की। रियाज रियाज मतलब प्रैक्टिस। मैंने फ़ैसला किया है कि मैं सिंगर बनूंगा, उसी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और भाई, ना आपका हाथ बल्ला है, ना मेरी खोपड़ी गेंद है जो आप शार्ट पर शार्ट लगाए जा रहे हैं। हाँ, खोपड़ी? ये खोपड़ी है तुम्हारी या खोपड़ा? आहत का इशारा उसकी सेहत की तरफ था। आहत, फिर से मम्मा की आवाज़ बुलंद हुई थी। आ रहा हूँ। अब वो वाकई उल्टे पाँव भागा था। फहद उसके पीछे पीछे आया था। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। वो बेड पर नीम दराज कोई किताब पढ़ रही थी। आहत जाकर बेहद तमीज़ के साथ उनके कदमों में बैठा था। उसे देखते ही उन्होंने किताब साइड टेबल पर रखी थी और पाँव समेट कर बैठ गई। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या सुन रही हूँ मैं? उन्होंने तफ्तीशी अंदाज इख्तियार किया। आपको कुछ सुनाई दे रहा है मम्मा? हमें तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा।
کیوں فہد، آ رہی ہے تمہیں کوئی آواز؟ میں کہہ رہا ہوں مما، آپ کو کسی اچھے سائیکالوجسٹ سے ملنا چاہیے۔ یہ مسخریاں نہیں کرو میرے ساتھ، صاف بتاؤ کس لڑکی کو پلو سے باندھے پھر رہے ہو تم آج کل؟ وہ غصے میں آ رہی تھی۔ دیکھیں مما، وہ دونوں ہاتھ اٹھائے اٹھ کھڑا ہوا۔ میری طرف دیکھیں، آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی پلو میرا؟ اس نے چاروں طرف گھوم کر دکھایا۔ نہیں ہے نا پلو، تو پھر باندھوں گا کہاں؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ خبر بے بنیاد ہے، سو آپ تسلی رکھیں۔ پلو نہیں ہے، بائک تو ہے نا جس پر اسے لٹکا کر سارے شہر میں لور لور پھرتے ہو؟ لٹکاتا نہیں ہوں مما اسے، قسم لے لیں، بہت عزت احترام کے ساتھ بٹھاتا ہوں۔ ان کے پاس بیٹھ کر اس نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی۔ شادی کے لیے لڑکی ڈھونڈنے کا مجھے کہا ہوا ہے اور عزت احترام کے ساتھ کسی اور لڑکی کو بٹھا کر شہر بھر میں مٹر گشت کرتے ہو۔ یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری، ہیں؟ اس کے پاس بیٹھتے ہی انہوں نے اس کا کان پکڑا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے مما، کان تو چھوڑے میرا، بتاتا ہوں سب۔ اس نے کان چھڑانے کی کوشش کی، جس پر ان کی گرفت مزید سخت ہو گئی۔ کان چھوڑوں؟ ارے میرا دل چاہتا ہے کہ گردن مروڑ دوں تمہاری۔ اپنی اولاد کی شرافت کے گن گاتے میں نہیں تھکتی، اور اولاد میری یہ گل کھلا رہی ہے۔ قسم سے کوئی گل نہیں کھلایا، کان تو چھوڑیں۔ بھائی، اسے کہتے ہیں کارما۔ یہ فہد تھا، دروازے کے ساتھ لگ کر کھڑے، جس کی بتیسی اندر نہیں جا رہی تھی۔ یہ منحوس میری کارما کیوں سپر سونک سپیڈ سے چلتی ہے؟ ادھر کچھ کیا فوراً سے گولہ باری شروع ہو جاتی ہے۔ مما چھوڑ دیں کان پلیز، یہ اکھڑ گیا تو پھر کون دے گا مجھے لڑکی؟ اس نے بہت مسکینیت سے درخواست کی تھی۔ فوراً بتاؤ مجھے کیا قصہ ہے؟ انہوں نے کان چھوڑ دیا۔ کوئی قصہ، کوئی کہانی نہیں ہے، سادہ سی بات ہے۔ ایک لڑکی آئی ہے ہماری ٹیم میں، کوئٹہ سے آئی ہے، ایڈجسٹ ہونے میں اسے مسئلہ ہو رہا ہے۔ میرے باس نے مجھے کہا کہ میں اسے تھوڑی کمپنی دوں اور ایزی فیل کراؤں۔ میری فرینڈلی نیچر کی وجہ سے انہوں نے یہ ذمہ داری مجھے سونپی اور میں وہی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں۔ اور لوگوں کا تو آپ کو پتہ ہے نا، ایسے ہی بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں۔ تو کیا آج تم اس کے ساتھ لنچ پر نہیں گئے تھے؟ برے وقت میں وہ کسی آفت کی طرح ٹپکی تھی۔ تم کیا میری جاسوسی کرنے جاتی ہو آفس؟ اپنا کوئی کام نہیں ہوتا تمہیں؟ اس نے اس سے وہیں دو دو ہاتھ کر لینے چاہے۔ اس سے کیوں لڑ رہے ہو؟ مجھ سے بات کرو۔ مما نے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ بتاؤ، گئے تھے اس کے ساتھ لنچ پہ؟ گیا تھا اور ساتھ لنچ بھی کیا تھا، مگر جانے کا مقصد لنچ نہیں تھا۔ وہ صفائی دینے کی کوشش کر رہا تھا جب دعا نے اس کی بات بیچ سے ہی اچک لی، بلکہ اس پاک ہستی کی صحبت سے فیضان لینا تھا۔ فہد کا کہکہا سب سے پہلے نکلا اس کے انداز پر۔ مما کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی تھی جب احد نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ اچھا تو کیوں گئے تھے پھر؟ مما کا انداز نسبتاً نرم تھا اب۔ مما وہ اپنی ماں کے ساتھ اکیلی رہتی ہے اور وہ لوگ حال ہی میں کوئٹہ سے ادھر شفٹ ہوئے ہیں۔ اسے ابھی یہاں کی جگہوں کا اتنا نہیں پتہ۔ بینک جانا تھا اسے اور بل بھرنے تھے، ادھر لے کر گیا تھا میں اسے۔ پھر لنچ کا ٹائم بھی ہو گیا تو پھر ہم نے باہر ہی لنچ کر لیا، بس اتنی سی بات تھی۔ اسے بینک لے کر جانے اور اس کے بل بھرنے کی ذمہ داری بھی کیا نظامی صاحب نے تمہیں دی تھی؟ فہد کے برابر دروازے کی چوکھٹ پر سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی وہ تفتیشی انداز میں پوچھ رہی تھی۔ اٹ از نن آف یور بزنس۔ احد نے اب باقاعدہ سد مہری دکھائی۔ دیر از لاٹ آف مائی بزنس انوالوڈ مسٹر احد۔ یہ جو تم لوگ ورک پلیس پر لڑکیوں کو ہمدردیاں دکھاتے ہو اور لپک لپک کر ان کا ہر کام کرتے ہو، پھر جب وہ اس چیز کی عادی ہو جاتی ہیں اور ہر کام تمہیں بلا جھجک کہتی ہیں، فیورز مانگتی ہیں، ایک خاص سٹیٹس کی توقع کرنے لگتی ہیں، تو پھر یہ تم مرد ہی ہوتے ہو جو ورک پلیس پر موجود ہر عورت کی مٹی پلیت کرنا شروع کر دیتے ہو، چاہے وہ فیورز مانگ رہی ہو کہ نہیں، کہ جب برابر کی تنخواہ لیتی ہیں تو برابر کا کام کیوں نہیں کرتی، یہ کیوں نہیں کرتی، وہ کیوں نہیں کرتی، یہ بھول کر کہ ایکسٹرا جینٹل مین بن کر ان کی عادتیں تم لوگوں نے خود خراب کی ہوتی ہیں۔ یہ بڑا کامن مسئلہ ہے ہمارے ہاں ورک پلیس پر، اور اس پر سب سے زیادہ ان خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جو اپنی بساط سے بڑھ کر کام بھی کرتی ہیں، کچھ ایکسٹرا مانگتی بھی نہیں ہیں، مگر جب اپنا حق بھی مانگے تو پہلے ان کی ڈیمانڈ کو باقاعدہ تولا اور پرکھا جاتا ہے کہ کہیں یہ ایکسٹرا فیور تو نہیں مانگ رہی۔ انہیں ہر وقت بغیر کسی وجہ کے کٹہرے میں کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ سو اگر تمہارے دل میں لیلا کے لیے بہت زیادہ ممتا جاگ رہی ہے تو کوشش کرنا کہ یہ ممتا ہمیشہ قائم و دائم رہے، کیونکہ جو پروجیکٹ تم لوگ شروع کرنے جا رہے ہو اس میں بہت زیادہ ورک لوڈ آنا ہے تمہاری ٹیم پر۔ یہ نہ ہو کہ انڈر پریشر آ کر تمہاری ممتا کے غبارے سے ہوا نکل جائے اور دنیا کی ساری عورتوں کی نااہلی اور نالائکی پر تقریریں کرتے نظر آؤ۔ اپنی بات کر کے وہ رکی نہیں تھی۔ بات تو صحیح کر رہی ہے وہ، مما نے اس کی تائید کی۔ جی، وہ تو ہمیشہ صحیح بات ہی کرتی ہیں، الہام ہوتے ہیں اس پر، صحیفے اترتے ہیں،
وہ کیسے کچھ غلط کہہ سکتی ہے؟ بےحد طنزیہ انداز میں کہتے وہ ان کے بیڈ پر نیم دراز ہوا تھا۔ بس اسے کہا کرے میرے معاملات میں دخل نہ دے۔ اسے نہ جانے کیوں واقعی میں غصہ آ رہا تھا۔ ایک آپ ہیں اور پاپا سوڈو لبرل اولاد کو آزادی اور خود مختاری دینے کے دعوے بھی کرتے ہیں اور جب دل چاہتا ہے دیسی پن پر اتر کر اسے چھتر بھی مارنے لگ پڑتے ہیں۔ وہ ان سے بھی ناراض تھا۔ اور ایک وہ لیلا ہے، لیلا او لیلا، لیلا او لیلا۔ فہد نے پھر سر لگایا۔ ماما میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ ضائع ہو جائے گا کسی دن میرے ہاتھوں۔ احد نے دانت کچکچاتے ہوئے ماں کو اطلاع دی۔ آپ کو کیا ہے، میں ریاض کر رہا ہوں۔ لیلا او لیلا، مجازی لیلا، پیاری لیلا، دلاری لیلا۔ اس نے اپنی تان جاری رکھی۔ ریاض کرنے کے لیے تمہیں لیلا کا نام ہی ملا ہے، ریاض کے نام سے ہی کیوں ریاض نہیں کر لیتے؟ یہ میرے فیورٹ سنگر کا نیا نکور سانگ ہے، میں تو اسی سے کروں گا۔ آپ کو مسئلہ ہے تو آپ اپنی ان کا نام بدل دیں۔ آگے بھی فہد تھا۔ ان کا نام بدلنے کی بجائے تمہاری زبان کیوں نہ سن کر دوں؟ وہ چھلانگ لگا کر بیڈ سے اٹھا تھا۔ فہد نے پہلے ہی دوڑ لگا دی تھی۔ مما نے انہیں باہر نکلتا دیکھ کر اپنی کتاب پھر سے واپس اٹھا لی۔ لیلا او لیلا، پیاری لیلا، مجازی لیلا، دلاری لیلا۔ بھاگتے ہوئے بھی وہ اپنی تان برقرار رکھے ہوئے تھا۔ آئی ڈکار کھل کے، کوئٹہ میرا ملک ہے، کوئٹہ میرا ملک ہے۔ کیا کہا تم نے؟ ان بولوں پر چونکنا بنتا تھا، وہ رک سا گیا۔ آئی ڈکار کھل کے، کوئٹہ میرا ملک ہے۔ فہد نے صوفے کے بازو پر کھڑے ہو کر جھوم کر بول دہرائے۔ یہ گانا تم خود سے بنا رہے ہو نا؟ بنا نہیں رہا، گا خود سے رہا ہوں، مطلب جو مجھے سمجھ آیا ہوا ہے، لیکن گانا بڑا اچھا ہے۔ آپ نے نہیں سنا؟ دیں فون میں، ابھی یوٹیوب سے آپ کو نکال کر دیتا ہوں۔ اپنے پسندیدہ گانے کے جوش میں خود چل کر اس تک آ گیا تھا۔ پہلے تم میری سنو پھر مجھے کچھ سنانا۔ احد نے پاس آتے ہی اسے دبوچ لیا۔ یہ چیٹنگ ہے بھائی، اس کے شکنجے میں وہ چیخا تھا۔ یہ تم لوگ کیا ہر وقت لائیو ٹام اینڈ جیری کا شو پیش کرتے رہتے ہو؟ وہ ایک بار پھر دروازے پر نمودار ہوئی تھی۔ ہم جو مرضی پیش کریں، تم کیوں دندناتی ہوئی گھس آتی ہو ہمارے گھر میں؟ احد کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا اس پر۔ ہاں، گھر کیوں گھستی ہیں؟ گھسنا ہی ہے تو دندناتے ہوئے دل میں گھس کے دکھائیں۔ اس کی گرفت ڈھیلی ہوتے ہی فہد نکل بھاگا تھا اور ایک بار پھر اس کی زبان کینچی کی طرح چل رہی تھی۔ ایک سے بڑھ کر ایک نمونے ہو دونوں بھائی۔ خیر میں شیزا کو لینے آئی تھی۔ شیزا، شیزا، اسے آوازیں دیتی وہ واقعی اندر گھس گئی تھی۔ میری چھٹی حس کہتی ہے بھائی کہ لیلا، ہیر، سونی، سسی سب اپنی جگہ، مگر شادی آپ کی دعا آپ ہی سے ہی ہوگی۔ فہد نے بڑے یقین کے ساتھ پیشن گوئی کی اور پھر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگا تھا۔ احد اس کے پیچھے تھا۔ ٹھہر جاؤ تم، آج تمہاری چھٹی، ساتویں، آٹھویں ساری حصوں کا کام نہ تمام کیا تو کہنا۔ جی تو ڈیئر لسنرز، آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے یہیں پر، اور کہانی کافی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے، تھوڑی فنی سی ہے، تو امید ہے یہ ڈفرینٹ چینج جو ہے وہ اچھا لگے گا۔ تھوڑا سا جو ہے کہانیوں کو سنجیدگی سے ہٹ کر بھی ہونا چاہیے۔ میں کوشش کرتی ہوں کہ مجھے فنی ناولز بھی جو ہے مل جائیں تو میں ریڈنگ کروں، لیکن پڑھے بغیر تو پتہ نہیں چلتا، اور بہت زیادہ فنی ناول جو ہے وہ سرچ میں مجھے ملتے بھی نہیں ہیں۔ پھر بھی انشاءاللہ کوشش کرتی ہوں اگر کوئی کہانی لائٹ سی مل جائے تو ضرور شیئر کروں گی، مزید اگر ایسی کہانیاں مل جاتی ہیں تو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔